Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल और हम आपके साथ लाए हैं समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज़ और इन सीरीज़ में हम आपके साथ पॉलिटी को कवर करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। जैसा कि आप सभी को पता है, इन सीरीज़ के माध्यम से हम आपके प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देने के लिए और बूस्ट देने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं। इन सीरीज़ में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस में आपने जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है उनको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल में एनालाइज करके सॉल्व कर देंगे। तो इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को देखें एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो फंडामेंटल राइट के साथ। इस चैप्टर के हम 4 पार्ट्स पहले कर चुके हैं और आज का हमारा पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को क्लियरिफिकेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, जिसमें पूछा गया है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। आप सभी को पता है कि जो पहले एक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब उसे समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कब और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसे आप संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को, भारतीय संविधान के भाग 12 में चैप्टर 4 के आर्टिकल 300A के अंडर रखा गया है और लीगल राइट बना दिया गया है। यह अब संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वह मौलिक अधिकार की कैटेगरी में अब नहीं आता, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने लास्ट में देखा। यहाँ पर भी हमें पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ थीम में थोड़ी डिफरेंस है। ऊपर आपको पूछा गया था कि कब हटाया गया था, वहाँ पर ईयर के बारे में पूछा था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी सूची के अंदर डाल दिया गया था, जिसे आर्टिकल 300A में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर भी आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो जैसा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था और इस लीगल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में चैप्टर 4 के आर्टिकल 300A में रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वह अब मौलिक अधिकार नहीं है, एक लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। यहाँ पर आप संपत्ति के अधिकार पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि अगर एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है तो आप उसे इजीली टैकल कर सकते हैं।
इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एक ही थीम पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे टैकल करने में आपको इजीली हेल्प मिल सके। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से किस अधिकार को हटाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था, जो कि आर्टिकल 300A के अंडर में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार पर ही पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया है, मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया है, तो वो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के अधिकारों के बारे में दिया गया है और पूछा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ए समानता का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब एक लीगल राइट है। ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन सी में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, वह मौलिक अधिकार नहीं है, लीगल राइट है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा है कि कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है मूल अधिकारों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वह मूल अधिकार नहीं है नागरिकों का। बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार भारत देश के नागरिकों को मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ अधिकारों के टाइप दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं उनमें से नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है विरोध का अधिकार, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। भारतीय संविधान में विरोध का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो 6 नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताए। इनमें से कहीं भी विरोध के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 में, इनमें कहीं भी विरोध का अधिकार नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119।
भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने ऊपर देखा कि भारतीय संविधान में इनमें से समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से किस अधिकार के बारे में भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है या भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है, समान आवास का अधिकार, ये भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। बाकी समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जो समान आवास का अधिकार है, ये हमारा किसी भी टाइप का कोई राइट नहीं है, ये भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिए गए हैं और धर्म पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में प्रदान किया गया है। लेकिन जो समान आवास के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है, यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नहीं किया जाता। और ना ही भारत की जनसंख्या इतनी है कि ये जिस अधिकार के बारे में बात हो रही है, समान आवास का अधिकार, ये सब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें इनमें से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए, किसी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरा ऑप्शन बी, लिंग समानता का अधिकार, यहाँ पर लिंग समानता का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है सूचना का अधिकार और ऑप्शन डी में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका सूचना का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वह नहीं दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है। जैसे आपने संपत्ति के अधिकार को देखा था कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर उसे लीगल राइट बना दिया गया था, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही बात की गई है कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वह फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वह हमारा एक लीगल राइट है। जिसे सूचना के अधिकार, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वह एक विधिक अधिकार है और जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वह फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लीगल राइट है और इसे एक एक्ट बनाकर भारतीय नागरिकों को दिया गया था और यह एक्ट सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए के अंडर में सन्निहित माना है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपने एक डिसीजन में, एक अपने जस्टिस में बोला था कि जो हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, उसी के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी रखा जाता है। अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। इसमें ये बोला गया है क्योंकि अब इसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में रखा गया है, तो अब आप इसे एक फंडामेंटल राइट कह सकते हैं, लेकिन आप इसे संवैधानिक राइट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए हमारा इसमें दिया गया है कि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है।
क्योंकि भारतीय संविधान में इन अधिकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत गा रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसे रोकते हैं तो इससे उस व्यक्ति का जो वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने का और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है वह उल्लंघन होगा। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत गाता है और आप उसे रोकते हैं तो उसका वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने के अधिकार की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। अगर आप किसी व्यक्ति को जो कि राष्ट्रीय गीत गाता है उसे रोकते हैं तो उसका धर्म के अबाध रूप से आचरण करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। थर्ड स्टेट में बोला गया है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसमें बोला गया है कि भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जिसके जरिए आप किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने से रोक सकते हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दी गई है वो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थ्री स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बिजोई इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य यानी कि रोका नहीं जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। मतलब आप अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने से नहीं रोक सकते। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा आप राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास 1986 में बिजोई इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जो कि राष्ट्रगीत गाता है उसे आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और ना ही भारतीय संविधान में कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिसके ज़रिए आप किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122 122 उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नागरिकों को और एलियंस यानी कि गैर नागरिकों को दोनों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, इन चारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए जाते हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अधिकार जो कि केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो फर्स्ट और थर्ड राइट के बारे में बताया गया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये दो अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, गैर नागरिकों को नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है।
जबकि आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 में आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से जो उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर जो आपको राइट्स दिए गए हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंडर में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 के अंडर में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंडर में, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंडर, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल नागरिकों को दिया जाता है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिकार सभी व्यक्ति को, यानी कि नागरिकों को और विदेशी व्यक्तियों को सभी को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 के अंडर में दिया जाता है, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त है। जबकि जो अन्य 3 ऑप्शन से दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, जिसमें 2nd, 3rd और 4th दिए गए हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये 3 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं दिए जाते। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, यानी कि विदेशियों को भी उपलब्ध है। जबकि अन्य तीन टाइप के जो अधिकार हैं वह केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी दिया जाता है, यानी कि विदेशियों को भी दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और संवैधानिक निवारण का अधिकार। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन डी देखते हैं वह नागरिकों को भी दिया जाता है, लेकिन जो अदर ऑप्शंस है
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने के अधिकार और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ये अधिकार केवल नागरिकों के अधिकार हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निवारण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जो आर्टिकल 32 में दिया जाता है, गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। बाकी अन्य अधिकार केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यहाँ पर बोला गया है भारत में रहने वाला अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है तो वह किस बात का दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का दावा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का दावा और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें बताया गया है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा, ब्रिटिश नागरिक ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 में का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसके बारे में आर्टिकल 19 में बताया गया है का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है। आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वह केवल भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारे अन्य 3 ऑप्शन हैं वह सभी व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक आते हैं, सभी को प्राप्त हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीनों टाइप के अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज 6 में आता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार ब्रिटिश नागरिकों को नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 128, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को अगर राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है अगर भारत में कोई भी धर्म संप्रदाय या समुदाय है और अगर उसे राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जा चुका है तो उसे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। एक, यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है। सेकंड में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि अगर आप किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो राष्ट्रपति आपको लोकसभा में मनोनीत करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट दी गई है वो भी बिल्कुल सही है। अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, अगर आपका कोई भी संप्रदाय या समुदाय अल्पसंख्यक का है तो जो प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम आते हैं उनमें जो लाभ दिए जाते हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने एक 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। भारत में
किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होता है तो वह 2 लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में दिया गया है। लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो आर्टिकल 331 है के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले क्या था कि एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया है 2019 से। इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 121 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। यहाँ पर पूछा गया है कि किस ईयर में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो कि आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। इसी तिथि से प्रभावी हुआ था, 1975 से प्रभावी हुआ था। इसका स्थान बाद में, मतलब जो पहले था वह बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन था, और बाद में इसे बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया था, जिसका उद्देश्य आर्टिकल 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं था, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी। यानी कि जहाँ से उन्हें लाया गया था वहाँ पर उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 130 जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें जोखिम भरे उद्योगों में, कारखानों में या खानों में नहीं लगाया जा सकता है, उनका वहाँ पर उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो वह किसके द्वारा किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा किया गया है, या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, और डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन डी देखेंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि जितने भी जोखिम भरे उद्योग हैं, कारखाने हैं या खाने हैं, उनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ पर उनका नियोजन करना निषिद्ध है। तो ये सब किया जाता है भारत के संविधान के द्वारा भी, और 10 दिसंबर 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के द्वारा भी ऐसा बोला था, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी इन सभी कामों को निषिद्ध किया गया है। यानी कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के उपयोग को निषिद्ध किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 के द्वारा, आर्टिकल 24 के द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है, और MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिल किया जाएगा। विश्वास के बिना, अधिकार के बिना, नैतिकता के बिना या कार्य के बिना। इनमें से किसके बिना जो कर्तव्य के उसी प्रकार हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो हमारे राइट्स होते हैं, अधिकार, वह अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के होता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकाला गया है कि जो हमारे अधिकार हैं,
अगर अधिकारों के साथ आपके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ ना दी जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य ना हो, तो अधिकारों का कोई मोल नहीं रह जाता। आपके अधिकार व्यर्थ होते हैं बिना कर्तव्यों के। तो चलिए ऑप्शन बी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे बिना परछाई के मनुष्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन है बी। अधिकारों के जो हमारे अधिकार हैं वह बिना कर्तव्य के उसी प्रकार होते हैं जैसे कि एक मनुष्य होता है बिना अपनी परछाई के। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कौन से कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही रिलेशन को बताता है। ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंध है। जो हमारा ऑप्शन है वे बिल्कुल सही है। जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वे एक दूसरे के साथ संबंधित है। ऑप्शन बी, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी भी गलत है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए दिया गया है वह बिल्कुल सही है। अधिकारों और कर्तव्य के बीच में सही संबंध है क्योंकि जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वे एक दूसरे से सही रिलेटेड हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य कुछ भी नहीं होते। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तिगत के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित होता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ अधिकार ही दिए गए हैं और कर्तव्य नहीं है तो उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता, वह अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं तो उसे अच्छे कार्य करने में अपना योगदान भी देना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्तियों को असामाजिक कार्यों को करने का कोई भी अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावों को प्रदर्शित करते हैं। व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं समाज पर उसके दावों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावों का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ सहसंबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो अधिकार हैं वह नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर उल्टा बोला गया है। जो अधिकार होते हैं वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं, ना कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। तो यह बात आपको बिल्कुल समझ में सही से आ रही है ना, कि जो हमारे राइट्स होते हैं वह नागरिकों के अधिकार होते हैं, मतलब नागरिकों के दावे होते हैं राज्य के विरुद्ध में। ऑप्शन बी में बोला गया है कि अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है क्योंकि विशेष अधिकार की बात इसमें नहीं कही गई है। ऑप्शन सी देखेंगे, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है। इसमें बोला गया है कि जो अधिकार होते हैं वह ज़्यादातर लोगों के विरुद्ध में होते हैं, कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में यानी कि इनके अधिकारों के बिना मानव का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक
या लौकिक उत्थान बाधित हो जाता है एवं मानव जीवन पशुवत हो जाता है, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है वह पशुवत हो जाती है, यानी कि जानवरों जैसे या पशु जैसी हो जाती है। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं वह राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शंस के विरुद्ध प्रत्याभूति हैं, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में गारंटी हैं, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेवा का अधिकार होता है इसकी अवधारणा कहाँ से आरंभ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से या चीन से? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है। जो सेवा के अधिकार की अवधारणा है वह ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई थी। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर टाइम के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011 के माध्यम से किया गया था, किंतु वह पारित नहीं हो सका। इसलिए हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना। देश का जो हमारा मध्य प्रदेश है वह सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना था, मध्य प्रदेश। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया था। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। तो चलिए आज का हमारा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर था वह ख़त्म होता है। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो अच्छे पसंद आया होगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।